हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे माय सेशन मोल कंसेप्ट। आपको यह तो पता होगा कि मोल कंसेप्ट हम लोग केमिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पूरा केमिस्ट्री में आपको कहीं भी जान छोड़ने वाला नहीं है। पूरा केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आपको मिलेगा, ये तो आपको 100% पता होना चाहिए। तो आपको इससे हम लोग बताना यह चाहते हैं कि आपको इससे पता चल गया होगा कि मोल कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। ये तो होता है रियल में 11th क्लास के लिए, लेकिन पूरा केमिस्ट्री के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट तो 9 से होता है, लेकिन आप जहां तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो नहीं, सबसे पहले आप उनके साथ पढ़ने का देखेंगे या ट्रिक ही होता है व्हाई एंड व्हाट। क्यों पढ़ेंगे लोग, आखिर इसको पढ़ने से क्या फायदा है, और पढ़ने से जो फायदा है वो है क्या, और इसका क्या होता है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। कि मोल कंसेप्ट के कारण क्या है, क्यों पढ़ते हैं लोग, और क्या करता है, दोनों पढ़ना पड़ेगा हमको, तो अच्छा से समझेंगे लोग। लेकिन आप उनको पता ही नहीं होगा कि हम लोगों को पढ़ने से क्या फायदा होता है, तो क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग उसी चीज का इम्पोर्टेंस देते हैं जो मेरे लाइफ में ज्यादातर इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि आप वैसा कोई काम ही नहीं करते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस न लगे। जो इम्पोर्टेंस नहीं लगता है मस्ती करते हैं लोग। जब वही पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, मस्ती में पढ़ने भी लगते हैं लोग। इसीलिए पहले इम्पोर्टेंस समझना बहुत अब जरूरी है। जैसे कोई एक मान लिया आप लोग स्कूल थे लोग, ठीक है, स्कूल से जैसे ही घर आए लो तो मम्मी ने क्या कहा, मम्मी से कह लो कि मम्मी 1 ग्लास ऑफ वाटर हमको चाहिए, यानी कि 1 गिलास ऑफ वाटर हम लोग ले लिए लो। मम्मी से क्या मानेंगे लोग कि 1 गिलास पानी मम्मी जी दे दीजिए। जब मम्मी ने आपको 1 गिलास पानी दी, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि चलो बेटा पानी तो पीना तो है, लेकिन पहले यह बताना है कि इसमें नंबर ऑफ H2O कितना है। अब तो आप फंस जाइएगा, कहेगा कि ये तो कोई बात हुआ यार, पानी को हम लोग गिन थोड़ी सकते हैं लोग, ये तो दिखाई देता नहीं है, तो गिनने की तो बात ही अलग है। तो मम्मी कहती है कि नहीं गिनोगे तो नहीं पीना है। तो ऐसी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फंस जाते हैं लोग, नहीं बता पाते हैं लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए केमिस्ट्री में एक टॉपिक को लाया गया। उसी टॉपिक का नाम क्या होता है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का काम ही होता है इसको काउंट करना या फिर इसका मास को कैलकुलेट करना। अभी हम लोग देखेंगे लोग मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो आई होप कि आपको इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा तो कौन बनाएगा, मोल कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग बनाएंगे लोग। तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग कि मोल कंसेप्ट होता है क्या है। तो सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस हो गया। केमिकल सब्सटेंस मतलब जितना भी केमिस्ट्री में सब्सटेंस होता है ऑल सारे केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे एक सब्सटेंस का तो आपको डिफिनेशन पता है कि जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, वो ऑल चार सब्सटेंस। हमारी आंखें जितनी भी चीजों को देख सके वो तो सब्सटेंस होता ही है, लेकिन जो नहीं देखता है, 10 लाइक ईयर हो गया, वो भी क्या होता है, सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केमिकल सब्सटेंस हम लोग एक सर कैसे बना है, आखिर जो हम लोग देखते हैं लोग बना कैसे है, कुछ से तो मिलकर बना होगा। तो जो हम लोग बना है उसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं लोग 3 चीजों से मिलकर बना है। एक तो एलिमेंट होगा, दूसरा कंपाउंड होगा, और तीसरा आयंस होगा। सर जी कुछ हम लोग समझे नहीं। देखिए जैसे में हम लोग कोई भी कंपाउंड है, जस्ट लाइक मार्कर हो गया, सॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोगों के पास जो भी होता है, पूछा है कैसे बना है, तो आपने क्या बताइएगा, यही 3 में से किसी का नाम बताना है। सर कैसे, थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं लोग NaCl तो NaCl यार हम सब पूछेगा नमक जो सॉल्ट होता है कैसे बना है, NaCl। ऐसे समय पूछा जाएगा जिसमें पानी पीते हैं लोग तो पानी कैसे बना हुआ, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा H2O से। खाना कुछ खाते हैं लोग तो फ्रूट्स खाते हैं लोग, फ्रूट्स किसका बनना होता है, कार्बन हाइड्रोजन से। ये हमारा बॉडी में जाकर क्या करता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना लेता है, C6H12O6। यानी कि जो भी हमारे पास है वो कैसा बना होगा, इसी तरह से कुछ न कुछ से बना होगा। जब हम लोग इसको क्या करते हैं लोग, हीट करते हैं लोग, यानी कि हम ऑक्सीजन कुछ लेते भी हैं, जब यह हीट होता है तो वो बना भी लेता है, कभी कभी O2- भी बना लेता है, कभी कभी H+ भी बना लेता है, NH4+ भी बना लेता है, या फिर Cl- के रूप में आपको यहाँ से मिल जाएगा, Na+ मिल जाएगा, Cl- मिल जाएगा। मतलब केमिस्ट्री में यही सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इसी को 3 भागों में बांट दिया गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड और रेडिकल। अब आप कहेगा सर जो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट होता है कौन सा कंपाउंड होता है।
इसको पहचान तो हम लोग सर पहले पढ़ चुके हैं लोग, क्या बताए थे? तो हम लोग ने पहले पढ़े थे लोग कि जब भी किसी का अकेला होता है, शादी नहीं हुआ रहता है, तो उसको एलिमेंट्स करते हैं लोग। जब शादी भी हो जाएगा, जब तक झगड़ा नहीं हुआ होगा तब तक कंपाउंड्स कराएगा। झगड़ा हो जाना मतलब सर फूट जाना, और सर फूटना मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में चार्ज आ जाना। जब उसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? आइंस कहलाएगा। 3 को है और अकेला होगा तो एलिमेंट्स कहलाएगा। यानी कि एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में सी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अकेला कुछ भी हो, किसी के साथ में ना हो। कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, NaCl। मतलब जब 2 या 2 से अधिक एक साथ आएगा तो वो सब कंपाउंड्स होगा विदाउट चार्ज, बिना चार्ज का। और इसमें सर जी कुछ नहीं करना है, यहाँ रेडिकल्स मत लिखे, सॉरी मिस्टेक, रेडिकल्स लिखना, आयंस नहीं लिखना। रेडिकल में कहने का जितना को चार्ज वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई इस पर चार्ज होना चाहिए। Na+ जाएगा, Cl- जाएगा, O2- जाएगा, या फिर NH4+ जाएगा, OH- जाएगा। जितना चार्ज वाला दिखाई देगा, अकेला हो तो या किसी के साथ में हो तो सब किस में जाएगा? रेडिकल्स में जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन बना है कि सर जी कंपाउंड्स भी तो किसी से मिलकर बना होगा ना। तो देखा गया कि जो एलिमेंट्स बना होता है, यह माना गया है कि एटम से मिलकर बना होता है। कंपाउंड्स जो होता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जो रेडिकल्स होता है यह आयन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, केमिकल सब्सटेंस जो बना होगा एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल के मिलने से बना होता है। जो एलिमेंट्स होता है एटम के मिलने से, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल के मिलने से, और रेडिकल्स आयन के मिलने से बना होता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि सर यह किसके मिलने से बना होगा? तो यह तीनों का तीनों यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब यह किसी से भी मिलने से नहीं बना होता है, यह यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यह प्राकृतिक बनावट होता है, मतलब कि जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं बनी है यूनिवर्स में, जितनी सारे सब्सटेंस है, वो सभी का सभी, यदि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है आपको तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। सर जी एक बार एग्जांपल जैसे मार्कर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी मतलब सबसे छोटा पूछा जाएगा तो यह बता देना है। और थोड़ा सा ऊपर जाना है तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन बताना है। इससे ऊपर जाना है तो केमिकल सब्सटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी क्या देखा। अब अभी हम लोग का मेन टॉपिक क्या था? मोल कंसेप्ट। देखिए मोल कंसेप्ट क्या करेगा, तो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ये मोल कंसेप्ट जब भी अब क्या आएगा तो मोल कंसेप्ट का बस काम ही है कि यहाँ से ए से एटम, एम से मोलिक्यूल और आई से आयन, ए एम आई। फिर यहाँ से 3 में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो क्या करेगा? मास को कैलकुलेट करेगा प्लस इट्स काउंटिंग करेगा। आपसे कोई पूछे कि सर मोल कंसेप्ट का काम क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में बता देना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या करना है? नंबर का मास ज्ञात करना है प्लस उसकी गिनती कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मोल कंसेप्ट का आपको डिफिनेशन लिखाते हैं। हेडिंग में मोल कंसेप्ट। पूछा क्या होगा सर जी? तो इट इज मेजरमेंट ऑफ, इट्स मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इट्स काउंटिंग। आपको याद नहीं कि मोल कंसेप्ट का बस काम है कि इन सबको मेजरमेंट करना और इसको काउंट करना। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि देखिए हम लोग जो दिखाई देता है उसको तो हम लोग वेट कर लेते हैं, हम लोग सिंपल से उठाते हैं, रख देते हैं, वेट हो जाता है। लेकिन सर ये तो दिखाई नहीं देता है, इसको वेट कैसे किया होंगे लोग? क्योंकि H2O का फॉर्मूला H2O होता है, तो हमने देखा नहीं है। क्या किया हम लोग? याद किया लोग भी कैसे है, तो बुक में छप गया। बुक में छापा कैसे किया होगा? एक्सरे एनालिसिस किया होगा। यानी कुछ तो इसको भी करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। सिंपल हम लोग अपने हाथों से तो इसको वेट कर नहीं पाएंगे लोग। तो इसको वेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है मास स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ।
तो हमसे अपने मास स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राफ का काम क्या है, क्या बताइएगा, एटम, मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज किए हैं लोग, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, यह क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है। जो इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र यूज किया गया है वही क्या कहलाता है, मास स्पेक्ट्रम कहलाता है और स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। सिंपल सा है सर जी, हमने अभी क्या सीखा लो, मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसका यूज क्यों है। तो मोल कंसेप्ट होता है क्या, एटम, मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करना हो या फिर उसकी गिनती करना हो तो किसका हेल्प लेंगे हम लोग, मोल कंसेप्ट का हेल्प लेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा लो कि एटम, मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, मास स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। अब यहाँ से सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन आता है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, मास है तो कुछ यूनिट होना चाहिए। आइए हम लोग सीखते हैं लोग यूनिट इसका होता क्या है। तो पहले इसको तो स्क्रीनशॉट उठा पाट ले लीजिए लो, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि यूनिट क्या होना चाहिए। हो गया होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आप बताइए कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो आपके माइंड में तो सबसे पहले हमको लगता है कि तो आ ही जाएगा, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जनरल, मिलीमीटर होता है, ये सब जनरल यूनिट करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ एक यूनिट से काम क्यों नहीं चलाया गया, अलग अलग ऐसे यूनिट लाने की आवश्यकता क्यों हुआ, आखिर इसका रीजन क्या होगा। अरे इसका सिंपल से क्या है सर जी, हम सेंटीमीटर छोटे चीज को नापने के लिए करते हैं लोग, मीटर उससे थोड़ा सा बड़ा के लिए, और किलोमीटर जब ज्यादा कोई दूरी होता है, जैसे मान ली यहाँ से दिल्ली की दूरी हो, डिस्टेंस हो, उसको मेजर करना हुआ तो किलोमीटर में करेंगे लोग। अपने घर से स्कूल का यदि डिस्टेंस होता है, जिसमें जरा दूर स्कूल होता है तो उसको किलोमीटर में करते हैं, मीटर हम लोग नहीं कहेंगे। लेकिन सुनने वाला हमको क्या कहेगा, पागल ही कहेगा ना, कहीं कहेगा कि देखो इसका यूनिट भी अच्छे से यूज करना नहीं आता है। तो आपको सोच सकते हैं लोग कि हम लोग का मास अभी किसका यूज करना है, यूनिट्स ऑफ केमिकल्स, मास ऑफ क्या यूनिट यूज करना है, लेकिन किसके लिए, होल केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस के लिए हम लोग का यूनिट यूज करना होगा मास का। तो क्या यूज करेंगे लोग, तो ऐसे हम अभी कहेंगे केवल मास का हमको यूनिट यदि बताइए तो इसको आपको तो पता है कि केजी होता है, ग्राम होता है और मिलीग्राम होता है। ठीक है सर जी, इसमें तीनों में से कोई एक ले लीजिए, आप लोग काम तो चल जाएगा। अब आपको एक और आपको बता रहे हैं, ऐसे कमनली हम लोग बता रहे हैं कि आपने यदि सोना खरीदने के लिए जाते होंगे तो ये तीनों में से कोई यूनिट यूज नहीं करता लोग, क्योंकि वो लोग एक अलग यूनिट करते हैं जिसको भर करता है। यानी कि यहाँ हमारे पास तीनों यूनिट तो होता तो है, लेकिन फिर भी इस यूनिट को यूज न करके ऐसे उसी भर को ही मिलीग्राम करते हैं, लेकिन वो अलग लैंग्वेज में एक नाम ही रख दिया लोग भर होता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ यूनिट तो होता है, फिर भी वो अलग यूनिट क्यों बनाया लोग, क्योंकि सोना जो होता है, जो गोल्ड होता है, वो कोई भी क्या करता है, कम अमाउंट में खरीदता है, ज्यादा नहीं खरीदता है। और जाके किराना दुकान में कहते हैं कि 10 भर हमको चीनी चाहिए, हमको मार के भगा देगा, क्योंकि भर में चीनी बेचा नहीं सकता है, क्योंकि वो छोटा अमाउंट होता है, उसको कितना पैसा लेगा उसको खुद नहीं पता चलेगा। तो सोना क्या होता है, तेजी से नहीं बचाता है, क्योंकि हमारे आसपास के जितने सुनार लोग होते हैं, उन लोगों का मैक्सिमम लोगों के पास तो 2-4 केजी सोना रहता ही नहीं, तो लोग बेचेंगे लोग क्या। तो ये क्या होता है, कम बेचना रहता है तो भार यूज करते हैं, यानी कि इससे भी एक छोटा यूनिट आता है। तो आपको फिर भी यह समझना चाहिए कि जो गोल्ड होता है वो तो हमें दिखाई देता है, अपने आंखों से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यार जो केमिकल सब्सटेंस अभी हमने बात की एटम, मोलिक्यूल, आयन का, ये तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है। यानी कि सिंपल है कि इससे भी छोटा होता है, तो जब इससे छोटा होगा यानी कि इसके लिए जब यह यूनिट नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए तो सोचना ही गुनाह है, क्योंकि मतलब एटम, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए तो ये तो कभी नहीं यूज होगा।
इसीलिए इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक यूनिट लाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग AMU, या फिर और क्या कर सकते हैं यू, या फिर इसी का और हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। सबको अभी बताएंगे कैसा होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म भी देखेंगे लोग। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। और ये तो फुल फॉर्म है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लिखा हुआ। अब यूनिफाइड मास मीन्स क्या होता है, जो हम लोग मास फाइंड करते हैं लोग उसी को यूनिफाइड मास करते हैं। जो भी आ जाए वो क्या कहलाएगा, यूनिफाइड मास, इसलिए शॉर्टकट में लिख लिया। और AMU का क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि जो एटम का मास होता है उसी के जो यूनिट करते हैं इसको क्या कहते हैं लोग, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यह क्या कहता है, ग्राम मोल इनवर्स, यानी क्या कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मोल इनवर्स मतलब नीचे लेके चलेंगे लोग। जैसे हम लोग जानते हैं 5 रुपया पर केजी, ऐसे लिखा रहता है ना, पर केजी 5 रुपया। तो इसका अर्थ क्या होता है आप लोग समझते ही हैं लोग। इस अर्थ यदि 1 केजी हम लोग वह सामान लेंगे तो कितना हमको पैसा देना पड़ेगा, 5 रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे जो होता है उसको एक मान के चलते हैं लोग। यहाँ ग्राम मोल इनवर्स का अर्थ क्या होता है, कोई भी 1 मोल हम लोग केमिकल सब्सटेंस लेके चलते हैं लोग, तो उसका जो वेट आएगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे लोग, ग्राम करेंगे। इसमें 10 होगा तो 10 ग्राम हो जाएगा, 20 होगा तो 20 ग्राम हो जाएगा। यदि ऐसे होगा 1 होगा तो AMU यू लिखाएगा, लेकिन वही 1 मोल हो जाएगा तो उसका वेट कितना बराबर हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आएगा। अभी हम लोग इसको और क्लियरिटी करेंगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं लोग कि इसको तो हम लोग अभी सीख लिए लोग, AMU ग्राम एंड मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है। अब ये सर जी AMU होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे लोग, बुक में पढ़ना भी है। तो आइए हेडिंग है AMU। अब यहाँ आपके माइंड में चल रहा है सर जी कैपिटल AMU लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गलती से भी नहीं लिखना है, क्योंकि सिंबल जब भी जो यूज किया जाता है वही लिखने की कोशिश करना है, अपने से चेंज नहीं करना है। कैपिटल AMU लिखेगा तो इसका फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। इसका फुल होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जबकि हम लोग का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए स्मॉल को स्मॉल ही रहना देना है, कैपिटल नहीं करना है। आइए हम इसका यूनिट इसको डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था ना, हाइड्रोजन को लेकर चला गया था। सभी एलिमेंट को हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया था और एक हाइड्रोजन का जो वेट था इसको मान लिया गया था 1 AMU। तो बाकी किसी हाइड्रोजन का मतलब कि किसी एलिमेंट जिसमें हम लोग को सोडियम का वेट निकालना था, तो हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन से कितना गुना अधिक है। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए 5 केजी हमको लेके आना है कोई सामान, तो हम लोग जाएंगे तो उसके पास 5 केजी का एक ही को नहीं होगा, तो क्या करेगा, 1-1 केजी का 5 को चढ़ा देगा। जब 1-1 केजी का 5 को चढ़ा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो हमने वस्तु खरीदा है वह 1 केजी के 5 गुना था, तो 5 केजी हो गया। तो उसी तरह से शुरू में क्या किया गया था कि सभी को हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया था। जितना हाइड्रोजन से टाइम्स था, जितना गुना अधिक था, उतना उसका AMU मतलब कि वेट कर दिया। जिसमें कोई 2 गुना है उसका 2 AMU हो जाएगा, कोई 3 गुना है 3 AMU हो जाएगा, 4 है तो 4 गुना है। लेकिन आज के डेट में इसको छोड़ दिया गया। क्यों इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वेट होता है रियल में 1.008 होता है। अभी देखिए इतना स्मॉल चीज भी हम सब कॉम्पिटेटिव मतलब नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन का रियल वेट क्या होता है। यहाँ मिस्टेक क्या होता है कि मैक्सिमम लोग यहाँ बीच में 10 को मार देते हैं ना, जो कि गलत होता है। याद नहीं है कि 1.00008 होता है। अभी यहाँ क्या होता है, इस फ्रैक्शन वैल्यू के कारण से आगे जैसे हम लोग जाते गए तो इसका वेट क्या होता है, क्या फ्रैक्शन आने लगा, यानी कि बढ़ने लगा। और वेट को बढ़ने से क्या हुआ, बाद में दिक्कत होने लगा। जो रियल वेट होना चाहिए था उससे कुछ बढ़ जा रहा था या फिर घट जा रहा था। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको छोड़ के आज हम लोग कार्बन को लेकर चलते हैं। तो आपको पता है कार्बन 2 आइसोटॉप्स में पाया था, एक तो 12 होता है और एक 14 होता है। कार्बन में सर कितने आइसोटॉप्स होते हैं, सब पढ़े हैं लोग। 2 आइसोटॉप्स होगा, एक तो 12 होगा और एक 14 होता है। तो यहाँ इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो ऐसा बोला गया है कार्बन 12 को 12 भाग में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कार्बन 12 आइसोटॉप्स हो गया, इसको 12 पार्ट में छोटा छोटा डिवाइड कर दिया। तो एक तो कोई टुकड़ा आएगा तो एक ही को बचेगा यहाँ से।
तो जो एक टुकड़ा होता है इसी को हम लोग क्या कर देंगे लोग 1 कर देंगे। तो इसको डिफिनेशन देखने के लिए क्या लिखेंगे लोग, C12 आइसोटॉप्स के जब 1/12 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं तो जो 1 पार्ट उसका बचता है वह क्या कहलाता है, AMU कहलाता है। तो लिख लेना है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। C12 लिखना जरूरी है, नहीं तो C14 के लिए अलग हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा। C12 आइसोटॉप फिजिकल 1N, या फिर लिख सकते हैं केवल इक्वल N। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हमसे कह दिया जाए एटॉमिक वेट ऑफ N इक्वल टू कितना होता है 23। इसका अर्थ क्या हुआ जी, देखिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीज होता है, दोनों अलग अलग होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो हम लोग आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में वही सब सिखा जाएगा कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास अभी आपको कुछ मतलब ऐसे कमनली बता दे रहे हैं कि एटॉमिक वेट लिखेंगे तो वहाँ यूनिट नहीं होता है, और एटॉमिक मास लिखेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वेट यूनिटलेस होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्लियर है? तो देखिए एटॉमिक वेट यदि इतना दिया होगा तो आप लोग अपने लैंग्वेज में से क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 AM। जितना यहाँ दिया होगा उसी में केवल क्या करना है, यहाँ मास लगाएंगे लोग तो AMU के साथ में लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मोलिकुलर वेट ऑफ H2O आपको पता है कितना होता है 18, तो 16 2 18 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2O मोलिक्यूल इक्वल टू 18 AM। एट लास्ट एग्जाम्पल, एक और टॉपिक हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग, आयनिक वेट ऑफ CO3 2- इक्वल टू। अभी यहाँ आपको बताया जाए कार्बन का 1 का 12 होता है तो 12, और एक ऑक्सीजन में 16 होता है तो 16 में 3 में कर देंगे लोग। और चार्ज कुछ भी होता है तो उसके लिए वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ कीजिएगा तो कितना आएगा चार्ज, मीन्स हम लोग क्या लिख देंगे लोग, मास ऑफ CO3 2- आयन इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 AM। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक अच्छे से समझ में भी आया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। रिलेशन बिटवीन AMU ग्राम एंड केजी। ये तो जानते हैं लोग, जब ये सब किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, और जब सब मास का यूनिट है कि इसमें कुछ न कुछ रिलेशन होगा। अब क्या रिलेशन होता है उसी को हमें सीखना है। रिलेशन बिटवीन AMU ग्राम एंड केजी। AMU ग्राम और केजी में क्या रिलेशन हो सकता है, ये सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है कि AMU में कितना होता है, कैसे होता है, तो आपको निकालने के लिए सिखा दिया था। और AMU का दूसरा नाम भी आपको बताया था कि ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इतना यदि याद रखिएगा तो आपको रिलेशन हम इजिली बता सकते हैं, और यह नहीं याद होगा तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हेल्प लेना होगा। यह याद है तो सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं, यदि 1 मोल सोडियम होगा
1 मोल कार्बन लिख देते हैं, 1 मोल कार्बन एटम होगा, तो इसका वेट कितना होगा 12 ग्राम। इस शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रही, यूनिट याद हुआ तो इतना आप काम कर सकते हैं, रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। 1 मोल कार्बन एटम होगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा 12 ग्राम। सर क्यों होगा, क्योंकि एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, और जैसे ही इसमें 1 मोल लगा देंगे तो उसका वेट जो आएगा उसको ग्राम में लिख देते हैं। लेकिन 1 मोल में कार्बन की संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यानी कि इतना कार्बन एटम है तो उसका वेट कितना है सर जी 12 ग्राम है। तो हम कहते हैं कि 1 कार्बन एटम होगा, ठीक है, 1 कार्बन एटम होगा तो उसका वेट कितना हो जाएगा 12 से इसको आगे डिवाइड हो जाएगा तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो ऐसे कहना है कि 1/12 कार्बन एटम हो जाए तो क्या लिखेगा, तो यहाँ 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23 में क्या कर देंगे 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे ही तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ इस किस में आया था वेट सर जी ग्राम में, और यहाँ ही किस में आया, अभी आपको हम डिफिनेशन में लिखाते हैं कि कार्बन 12 को 1/12 भाग में बांट देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं 1 AM, तो 1 AM इक्वल कितना हो गया 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। इसको जब भाग दीजिएगा तो यह कितना जाएगा 1.66 इंटू 10 के पावर 24 के ग्राम हो जाएगा। क्योंकि नीचे 23 था, ऊपर जाएगा तो एक बढ़ जाएगा 24 जाएगा, क्योंकि यहाँ से अलग हो जाता है। और केजी में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 1.6.022 इंटू 10 के पावर 23, और ग्राम को केजी लिखना है तो हम जानते हैं कि जब ऊपर के लिखेंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया तो नीचे क्या कर देंगे के का जो वैल्यू होता है उसे भाग दे देंगे। तो 23 और 3 कितना जाएगा 26, एक ऊपर जाएगा तो फिर 27 जाएगा, तो 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी। तो ये हमारा तीनों में रिलेशन हो जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, तो ये तो आपको इतना याद है कि कहानी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यूनिट बस आपको याद करना अलग अलग याद होंगे। नहीं याद है तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सबको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। बुक में जैसे बनाया वैसे आपको बताया, तभी तो ये अपना टेक्निक था, आसानी से इजी वे में निकालने का। कोई चीज याद नहीं करना यार, आसानी से पढ़िए तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, रटेंगे तो फंसेंगे तो सबको पता है। क्या ऐसे बुक में क्या लिखा है, लिखा है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या पाया गया, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 C12 आइसोटॉप्स जो था उसका वेट कितना पाया गया 12 ग्राम पाया गया। यह एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। और हमें अभी पढ़ा तो कि आपको एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए जो आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रम होता है या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 कार्बन C12 आइसोटॉप्स होगा तो इसके लिए ग्राम जो क्या हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम हो जाएगा। तो 1 जब 12 कर देंगे लोग, तो अभी हमने निकाला, चलो कितना हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 1/12, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर जी 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। अभी आपको बताया था केजी में कितना होगा, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। और इतना ही को हम लोग क्या कहते हैं 1 AM। क्लियर है? तो यहाँ हम समरी करके लिख लेते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा लोग 1 AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10 के पावर -24 केजी, सॉरी ग्राम, या फिर 1/6.022 इंटू 10 के पावर 26 केजी
या फिर लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यह सब किसके बराबर होता है जी? 1 AMU के बराबर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए लोग। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देन आफ्टर हम लोग आज के लिए जय हिंद जय भारत। हो गया। ये सबसे पहले आपको क्या करना है जी? ऐसे लेना एटॉमिक वेट ऑफ Mg। Mg कितना होता है? 12। मीन्स आप लोग क्या लिख सकते हैं सर जी? 12 हो गया। इसको क्या लिख देंगे लोग? मास ऑफ Mg एटम। Mg एटम का मास कितना होगा? 12 AMU हो जाएगा। अब जैसे ही AMU लिखे हैं सर ग्राम में कितना होगा? नहीं AMU को ग्राम में बताने के लिए खाली क्या करना है? इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या कर देंगे लोग? 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। और सर केजी में जाने के लिए क्या करेंगे लोग? इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे लोग। देखिए 1 AMU में है तो 12 AMU यानी कि इतना से मल्टीप्लाई कर देना है। 66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई होप कि कैसी कहानी चलने वाली है आपको सब समझ आ गया। होमवर्क आपको ये देख लीजिए लोग, इसको बना करके सेंड कर दीजिएगा लोग, जो नीचे नंबर चल रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले तो H2 का निकलना है, CO2 का निकलना है, Ca का निकलना है, Ca2 प्लस का निकलना है, Fe2 प्लस का निकलना है, MgSO4 का निकलना है। चलिए इतना ही पे जय हिंद जय भारत करते हैं। ओके थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग मूल कंसेप्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक ले बाय बाय।